महाराष्ट्र में सरकारें आई, सरकारें गई, लेकिन बाला साहब ठाकरे का एक सपना अधूरा रहा। यहां तक कि उनके बेटे उद्धव ठाकरे ने भी मुख्यमंत्री का पद संभाला, लेकिन बाला साहब के एक सपने को वो पूरा नहीं कर पाए। लेकिन वो सपना पूरा हुआ है और सपने को पूरा किया है महाराष्ट्र के मौजूदा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने। उसके विषय में चर्चा करेंगे। और दूसरी खबर एक और महाराष्ट्र से ही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक सपना देखा था कि 2026 तक इस देश को नक्सल मुक्त बना दिया जाएगा। उस दिशा में भी महाराष्ट्र ने आज एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। दोनों विषयों पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी अनुपम प्रसून सर। बहुत बहुत स्वागत आपका। शुरुआत अगर करें बाला साहेब के सपने से, तो क्या वो सपना था, क्या सोचा था बाला साहेब ठाकरे ने और आज क्या हुआ है? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये बता देते हैं कि मुख्यमंत्री रहते हुए देवेंद्र फडणवीस ने जितने काम किए वो सारे काम कहीं ना कहीं बाला साहब ठाकरे की जो सोच थी, उनकी जो परिकल्पनाएं थी, उस दिशा की तरफ आगे बढ़ती हैं। अब जो एक सपना उन्होंने देखा था कि नागपुर और मुंबई के बीच की दूरी सिर्फ हम 8 से 10 घंटों के भीतर करते, ये सपना असल में पूरा किया है देवेंद्र फडणवीस ने। और इसका नाम, इसको समर्पित भी उनके नाम पर किया गया है। आप एक तस्वीर देख रहे होंगे जिसमें अपने काफिले के साथ देवेंद्र फडणवीस चल रहे हैं और उनके साथ साथ उनके जो कैबिनेट के बाकी सहयोगी हैं वो भी मौजूद हैं। देवेंद्र फडणवीस एक हाईवे पर कार चला रहे हैं। दरअसल ये वहाँ के लैंग्वेज में अगर कहें तो ये एक एक्सप्रेसवे है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें फडणवीस खुद कार ड्राइव कर रहे हैं, वो ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं। और ये जाहिर सी बात है, महाराष्ट्र की ड्राइविंग सीट पर देवेंद्र फडणवीस ही बैठे हैं इस वक्त, और वो बहुत अच्छे से ड्राइव कर रहे हैं। इसका नाम बाला साहब के नाम पर रखा गया है। नाम इतना बड़ा है, आप देखिए, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि मार्ग। इसका नाम सिर्फ समृद्धि मार्ग से शुरू हुआ था, लेकिन इसको अब कर दिया गया है हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग। तो इससे आप समझिए कि महाराष्ट्र की सरकार के लिए एक जो समर्पण की भावना थी बाला साहब के प्रति, वो समर्पण की भावना इन्होंने दिखाई है। ठीक सर, एक मिनट। अब इसके बन जाने से क्या है, मैं आपको पूरी डिटेल थोड़ा सा बता देता हूं। अभी तक सिस्टम ये था कि मुंबई से लेकर नागपुर अगर कोई ट्रैवल करता था तो उसे 16 से लेकर 20 घंटे लग जाते थे। इतना लंबा वक्त लगता था। बीच में अगर कहीं ट्रैफिक जाम हुआ तो 20 घंटे, अगर सब कुछ स्मूथ चला तो 16-17 घंटे में आदमी पहुंच पाता था मुंबई से नागपुर। लेकिन अब इस दूरी को मैक्सिमम 8 घंटे में पूरा किया जा सकता है। और ये सिर्फ बाला साहब के नाम पर ये जो महामार्ग बनाया गया है, इसके दम पर हो रहा है। ये अगर इसकी कुल लंबाई आप देखेंगे तो करीब 700 किलोमीटर के आसपास है, 701 या 702 किलोमीटर के आसपास है। और इसका जो अंतिम छोर था, मतलब इसके बहुत सारे जो हिस्से थे वो तैयार हो गए थे। बस 76 किलोमीटर का जो हिस्सा था, जो कि इगतपुरी से आमणे तक जो 76 किलोमीटर का हिस्सा था, वो रह गया था। और इसके पूरा होते ही अब नागपुर और मुंबई दोनों जुड़ गए हैं। सिर्फ 8 घंटे के फासले पर दोनों हैं। तो एक बहुत बड़ा मुंबई के लोगों के लिए भी ये सौगात है, और एक बहुत बड़ी सौगात आप कह सकते हैं नागपुर के लोगों के लिए, क्योंकि दोनों इलाके के लोगों को एक दूसरे से कारोबार करना पड़ता है। बहुत, चाहे वो फलों का कारोबार हो या, चूंकि औद्योगिक राजधानी है मुंबई, तो वहां पर तो हर किसी को जाना है। तो इस लिहाज से एक व्यापार का भी नया रास्ता खोल दिया है मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने। एक बार इस मौके पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। सभी की मदद के कारण एक रिकॉर्ड टाइम में देश का सबसे अच्छा मार्ग हम बना पाए। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि देश का सबसे लंबा एक ही स्टेट में जाने वाला एक्सेस कंट्रोल रोड भी ये समृद्धि हाईवे है। इसका भी मुझे बहुत अभिमान है। मैं हम सब की ओर से, हमारी महायुति सरकार की ओर से इस रोड का लोकार्पण हुआ, ऐसी घोषणा करता हूं। जी सर, तो सुना आपने, मतलब इस मौके पर मौजूद भी अजीत पवार भी मौजूद रहे, मुख्यमंत्री और आपका एकनाथ शिंदे भी मौजूद रहे। तो ये जो परिकल्पना थी बाला साहब ठाकरे की, वो पूरी की है देवेंद्र फडणवीस ने। अब अगर बढ़े दूसरी खबर की तरफ, गढ़चिरौली से एक खबर है जहां नक्सलियों के एक पूरे गांव को, आप देखिए कि आने वाले वक्त में जिस तरीके से 2026 का टारगेट लिया गया और अब
नक्सलियों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया है, उस पर अब चर्चा करेंगे। सर, ये गढ़चिरौली का क्या कुछ पूरा मामला? देखिए, अभी आपने सुना होगा कि अबुझमाड़ के जो जंगल हैं वो नक्सलियों के लिए पावर सेंटर की तरह थे, पावर उनका सेंटर, हब। और इसी गढ़चिरौली में आपने फिल्म, शायद बस्तर फिल्म देखी हो जी, तो आपको गढ़चिरौली के नाम आपने बहुत सुने होंगे जी। जो छत्तीसगढ़ से रेड कॉरिडोर शुरू होता था वो गढ़चिरौली के रास्ते ही आंध्रा तक पहुंच जाता था। और ये बड़ा दिलचस्प है जानना और समझना भी कि जो गढ़चिरौली के जो घने जंगल थे, इन जंगलों में नक्सली अपने जितने बड़े हथियार थे, अपना जो कैश पैसा होता था, जो अपने बड़े मतलब बड़ी स्ट्रैटेजी होती थी, वो इसी जंगल में बनाया करते थे। आज भी जो कुछ मतलब जो 13-14 जिले नक्सल प्रभावित रह गए हैं, जो बच गए हैं, उनमें से एक गढ़चिरौली भी है। तो एक सरकार के सामने तो चुनौती थी कि गढ़चिरौली को कैसे हम नक्सल से मुक्त कर दें। और नक्सल से मुक्त करने के लिए क्या है, देखिए, पहले गणतंत्र का सहारा लिया गया। बात समझ रहे हैं आप? जब हम ये कहते हैं कि गणतंत्र का सहारा लिया गया, तो मतलब नक्सलियों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए सरकार ने पहले योजनाएं शुरू की और उन योजनाओं के जरिए उनको ये एहसास कराया गया कि आप गलत रास्ते पर हैं, आप भटक चुके हैं, आपके लिए सही रास्ता ये है। और सरकार इस मामले में कामयाब रही। तो जब गणतंत्र से काम हो गया तो वहां गन की जरूरत नहीं पड़ी। मतलब आप समझ सकते हैं कि मतलब सरकार अपनी योजनाओं से, सामाजिक सुरक्षा की योजना से वहां पर काम कर लिया। वहां बंदूक की कोई जरूरत नहीं पड़ी। और जहां पर बात नहीं बनी बातचीत से, वहां पर बंदूक से ऑपरेशन हुए। जो आपने देखा कि छत्तीसगढ़ में जो सबसे बड़े ऑपरेशंस हुए, एक साथ 20 से 26 से ज्यादा जो नक्सली ढेर किए गए। उसके बाद आपने देखा बसव राजू जो कि मुखिया था इनका, वो ढेर हुआ। तो ये करोड़ों रुपए का इनाम था सर उसके ऊपर। शायद 1 करोड़ रुपए का इनाम था उसके ऊपर। यहां तक कि 50 लाख के इनामी भी नक्सली ढेर हुए और ये महाराष्ट्र में ही ढेर किए गए। 50 लाख रुपए के इनामी नक्सली, 50 लाख की एक इनामी महिला नक्सली थी, उसने सरेंडर किया। पिछली बार हमने देखा था देवेंद्र फडणवीस के सामने ही सरेंडर किया था। तो सरकार, खासतौर पर महाराष्ट्र सरकार ने जो सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं चलाई, उसका इम्पैक्ट पड़ा इन जंगलों में रहने वाले लोगों पर। अब इन लोगों के जीवन में जैसे ही सुधार हुआ तो जाहिर सी बात है ये लोग अपनी जो नक्सलवाद की विचारधारा थे उसको छोड़कर ये लोग मुख्य धारा में आए। और आज भारत में जो भी सिस्टम है, जो लोकतंत्र है, उसको ये मानने लगे हैं। इन्होंने बंदूक छोड़ दिया। आपको जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं, ये तस्वीर बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहां पर आज सामूहिक विवाह कराया गया। जो नक्सली मुख्य धारा से जुड़े और वो अविवाहित थे, तो आज उनका विवाह समारोह हुआ है, मिठाइयां बांटी गई। ये सरकार ने मिठाई बंटवाई है, उनके विवाह का आयोजन करवाया। उनको जो पसंद थी, जैसे कि बहुत लोग ढोल बजाते हैं, उनको ढोल तोहफे में दी गई। छोटे छोटे जो बच्चे थे नक्सली परिवारों के या जो जंगल में रहने वाले लोग थे, उनको साइकिल बांटी गई है। मतलब सोचिए कि उनके रोजी रोजगार से जुड़े हुए सारे संसाधन वहां उपलब्ध कराए गए। किसी को अगर हल चाहिए, खेती करनी है, तो खेती से जुड़े सामान उपलब्ध कराए गए। ये जो सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं थी फडणवीस सरकार की, उनका ये असर ही था कि आज ये सारे नक्सली मुख्य धारा में जुड़े। और मैं आपको जिस हिसाब से, जिस तेजी से गढ़चिरौली में काम हो रहा है या महाराष्ट्र में नक्सलियों के खिलाफ काम हो रहा है, सरकार कर रही है, ये मानकर चलिए कि अगले 2 से 3 महीनों में, सरकार ने तो टारगेट रखा है केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2026 का, जब भारत नक्सल मुक्त हो जाएगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि जिस हिसाब से, जिस तेजी से काम कर रहे हैं देवेंद्र फडणवीस, हो सकता है कि महाराष्ट्र अगले 2-3 महीनों में ही नक्सल मुक्त हो जाए। तो ये दिखाता है कि जब काम करने की इच्छा शक्ति आपके अंदर होती है तो फिर चीजें सामान्य लगने लगती हैं, मुश्किल चीजें नहीं होती। हालांकि जिस तरीके से नक्सल पर नकेल अब कसी गई है, ये नकेल पहले भी कसी जा सकती थी। मतलब जो प्यार से माना उसे प्यार से मुख्य धारा में लेकर आया गया, जो प्यार से नहीं माना उसको उसके तरीके से समझाया गया, लेकिन जो कहा था वो किया गया। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है कि खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को यह भरोसा है कि ये जितने लोग भटक गए थे वो मुख्य धारा से जुड़ेंगे। आप सुनिए एक बार कि देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा है। आज ये बहुत महत्वपूर्ण इस प्रकार का आत्मसमर्पण यहाँ पर मेरे सामने हुआ है। करीब 12
ऐसे माओवादियों ने यहाँ पर आत्मसमर्पण किया है जिन पर 1 करोड़ से भी ज्यादा इनाम रखा हुआ था। पहली बार शस्त्र के साथ भी आत्मसमर्पण हुआ है और एक प्रकार से इस आत्मसमर्पण ने ये बता दिया है कि माओवाद की कमर टूटी है, माओवाद पर विश्वास समाप्त हुआ है। अब वो लोग मुख्य धारा में आना चाहते हैं। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने जो संविधान तैयार किया उस संविधान को उन्होंने स्वीकारा है और माओवाद को आज नकारा है। मैं ऐसा मानता हूँ एक बहुत महत्वपूर्ण इस प्रकार की घटना है। अभी महाराष्ट्र में बहुत कम माओवादी बचे हैं, उनको भी मैं अपील करना चाहता हूँ कि वे लोग तुरंत आत्मसमर्पण कर दे। हमारी आत्मसमर्पण की नीति के तहत हम उनको मुख्य धारा में लाएंगे, उनको पुनर्वसित करेंगे। अगर वो आत्मसमर्पण नहीं करते तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। सर, एक संयोग भी आज बना, आप विवाह समारोह में भी शामिल हुए कि ये भी बहुत मेरे लिए बहुत आत्मिक खुशी की बात है कि 13 इस प्रकार के दाम्पत्य का विवाह आज हुआ है जो समर्पित माओवादी है और आज उनका विवाह यहाँ पर हुआ है। उस विवाह समारोह में मैं उपस्थित था और एक प्रकार से जो लोग जंगल के अंदर हथियार लेकर संघर्ष कर रहे थे, भारत के संस्थानों के प्रति संविधान के खिलाफ आचरण कर रहे थे, उन्होंने न केवल संविधान की मुख्य धारा में आने का फैसला किया और अब वो फैसला करने के बाद एक आम नागरिक की तरह वैवाहिक जीवन में वो लोग अभी प्रवेश कर रहे हैं। उन्होंने विवाह किया है। एक प्रकार से उनके जीवन को एक नई दिशा इस विवाह के कारण मिली हुई है। ये जो सामूहिक विवाह कार्यक्रम संपन्न हुआ, मैं ऐसे सभी जिनका आज विवाह हुआ है ऐसी दंपत्ति को मैं मनपूर्वक शुभेच्छा देता हूँ, दिल से शुभकामनाएं देता हूँ।